बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ कंटिन्यूड सीरीज़ ऑफ माय लेक्चर्स। और पहले मैंने आपके सामने FAR1 के 3 क्वेश्चंस प्रोड्यूस किए थे ऑन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कैश फ्लो, तो इसके भी इंशाल्लाह जो है आई एम प्लानिंग के 3 क्वेश्चंस जो हैं वो प्रेजेंट करूं। पहला जो सवाल जो है जो अभी मैं लेके आया हूं उसका नाम है ओमिक्रॉन लिमिटेड, और ये जो है वो इनडायरेक्ट मेथड से है, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है इंशाल्लाह एक सवाल मैं डायरेक्ट मेथड के साथ करूँगा और एक सवाल जो है एक और वैरायटी जो एग्ज़ाम में आ चुकी है दैट आई विल ट्राई टू अटेम्प्ट। तो ये 3 सवाल की सीरीज़ जो है अगर आप एक दफ़ा इसको रिव्यू कर लेंगे तो एक आपका बहुत अच्छा रिकैप हो सकेगा। अगेन बच्चों के साथ एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं ये बेसिक्स के रेफरेंस से या एलिमेंट्री उसका नहीं है, ये बेसिकली इज़ अ रिकैप क्लासेस के लिए। तो जिन बच्चों का कोर्स हो चुका है और बहुत टाइम से उसको रिवाइज़ नहीं करते तो ये इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो लेट अस स्टार्ट। अच्छा, इस हवाले से मैंने काम ये किया हुआ है कि आपके लिए कुछ टाइम सेव करने के लिए रिकॉर्डिंग का और आपको व्यू करने का, तो आई हैव प्रिपेयर्ड द फॉर्मेट ऑफ दिस कैश फ्लो। तो जैसे आपको पता है कि अंडर डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड देयर आर 3 एक्टिविटीज़। एक एक्टिविटी आपकी होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी जो आपके पास एक्टिविटी जो है वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अच्छा, इसकी स्पेसिंग का मैं नॉर्मली स्टूडेंट्स से अपने ये कहता हूँ कि क्योंकि ये स्टार्ट होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, तो नेट नॉन कैश एंड अदर आइटम्स के लिए तकरीबन जो है वो 10 लाइनें अगर आप छोड़ देंगे किसी भी सवाल में तो दैट विल सर्व द पर्पस। यहाँ पे 4 लाइनें और यहाँ पे 3 लाइनें, और जो स्पेसिफिक पेमेंट्स हम शो कर रहे होते हैं उसके लिए तकरीबन 5 से 6 लाइनें, अगर बहुत बड़ा सवाल है तो 5 से 6 लाइनें। फिर अदर एक्टिविटीज़ के अंदर 6 लाइनें छोड़ के आपका किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्दर व्हाट आई हैव डन कि मैंने जो जो अकाउंट्स बनाने होंगे इस सवाल में तो उसके अकाउंट बना के और ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ रख दिए हैं ताकि हमारे रिकॉर्डिंग टाइम पे कुछ टाइम आपका सेव हो जाए। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और इस सवाल को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। अब ज़रा से टेक्निक समझिएगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड में जब आप अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो हम कोशिश ये करें कि या तो आप उठा लें एसेट साइड को या आप उठा लें इक्विटी साइड को, किसी भी एक साइड को उठा लें और उसको हम कंटिन्यूसली करते चले जाएं उसका बैलेंसेस। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम दूसरा अकाउंट को भी पैरेलल चला लेंगे, लेकिन किसी भी आइटम को छोड़ेंगे नहीं। तो इससे क्या होगा कि आपका और एक अकाउंट को हम फुल्ली कंप्लीट कर दें। हम एक सीरीज़ में जब चल रहे होंगे तो उस अकाउंट को पूरा कंप्लीट करते हैं। इससे आपकी इंशाल्लाह कैश फ्लो जो है वो आउट होने के चांसेस बहुत मिनिमम हो जाएंगे। जैसे आप देखिएगा कैसे मैं आपके सामने अटेम्प्ट करता हूँ। तो यहाँ पे इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, तो इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल इसमें अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे मैंने इसका अकाउंट नहीं बनाया, अच्छा देख लें। तो इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल जो है वो आपको पता है किस एक्टिविटी में आएगा। ये आपका डेफिनेटली जी बताइए कहाँ पे आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो अच्छा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो इश्यूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल इसके दरमियान अगर आप डिफरेंस देखें तो आपको इसका डिफरेंस नज़र आएगा वो 630। तो यहाँ पे हम इसकी नरेशंस में लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर दूँ अगर तो ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इशुएंस ऑफ शेयर्स। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप ओपनिंग बैलेंस देंगे तो 630 था, सॉरी क्लोजिंग बैलेंस माइनस 450, तो डिफरेंस आ गया आपके पास ₹180 का, ठीक है।
अच्छा, अब आप देखें तो इससे रेटेड इन्फॉर्मेशन कौन सी आ रही है, तो यहाँ पे दो मैंने रेटेड इन्फॉर्मेशन रखी है। तो इसके लिए आपको एडजस्टमेंट नंबर पहले मैं लेके चलता हूँ एडजस्टमेंट नंबर 6 की तरफ। एडजस्टमेंट नंबर 6 कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर ही हैज़ पेड, द कंपनी हैज़ पेड डिविडेंड एट ₹40,000 एंड बोनस इशू ₹40,000 एज वेल। ठीक है, तो कैश डिविडेंड पेड, एक चीज़ ज़रा सुन लीजिएगा, आपके पास अगर आपका आईएएस कहता है कि योर नेट प्रॉफिट शुड बी बिफोर टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट, ये दोनों प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं, और कहता है कि बिफोर डिविडेंड। ठीक है, तो आईएएस कहता है कि योर नेट प्रॉफिट शुड बी बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट और डिविडेंड। ठीक है, तो अगर ये आपके पास एक्सपेंसेस दिए हुए हैं तो आप इससे उसको ऐड बैक कर देंगे, और उसकी पेमेंट अलग से दिखाना ज़रूरी है तीनों आइटम की। तो इनकम टैक्स पेड, अच्छा डिविडेंड पेड डेफिनेटली दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डिविडेंड पेड यहाँ पे मैं लिख दूंगा। तवज्जो के साथ देखिएगा ज़रा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स में मिस्टेक करते हैं, डिविडेंड पेड। अब मैं जो सवाल आपसे करने वाला हूँ उसको ज़रा गौर से सुनिएगा और उसका जवाब अपने जहन में बनाइएगा। अच्छा, डिविडेंड पेड कैश तो यहाँ से माइनस हो गया, अब क्या मैं इसको रिटेन अर्निंग के अकाउंट में डेबिट कर दूं या नहीं करूं, जो डिविडेंड, जो कैश डिविडेंड है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। अगर डिविडेंड जो पेड है, अगर आपके पास इन तीनों अकाउंट में से जो भी मैंने आपके सामने बात की है, टैक्स, इंटरेस्ट और डिविडेंड, इनके बैलेंस शीट में अगर बैलेंसेस दिए हुए हैं तो इसका मतलब है कि पेड की फिगर और चार्ज की फिगर दोनों में फ़र्क है। तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि क्या हमारे पास पेएबल का बैलेंस दिया हुआ है। अगर पेएबल का बैलेंस दिया हुआ है इन तीनों में से किसी एक का भी, तो ये तीनों में से एक का या तीनों के अकाउंट लाजमी सुन लें, लाजमी बनेंगे या फिर वर्किंग के थ्रू जो इसको हैंडल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने डिविडेंड पेएबल जो है, अगर आप देखें तो बैलेंस शीट में सबसे आखिरी आइटम इक्विटी साइड पे डिविडेंड पेएबल दिया हुआ है। तो मैंने डिविडेंड पेएबल का अकाउंट बनाया हुआ है। इसमें अगर आप देखें तो ओपनिंग बैलेंस 3,000 रुपये, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 5,000 रुपये। अब मेरे पास दोनों में से एक इन्फॉर्मेशन दी होगी, या तो पेड दी हुई होगी या रिटेन अर्निंग में जो हमने जितना चार्ज किया हुआ है वो दिया हुआ है। तो कौन सी अमाउंट दी हुई है, पेड की फिगर दी हुई है। तो पेड की फिगर मैंने यहाँ पे रख दी, तो 45,000 माइनस दिस तो इज इक्वल टू 42,000 जो है, ये फिगर कौन सी आई है। अच्छा, जहाँ पे मैं बॉक्स बनाऊँ इसका मतलब है कि ये इस अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर है। इसका मतलब है कि ये अमाउंट आपकी जो रिटेन अर्निंग में जो अमाउंट जानी है वो डिविडेंड, कैश डिविडेंड की अमाउंट जो है वो पेड की नहीं जाएगी। अच्छा, पेड की फिगर और चार्ज की फिगर क्या हम सेम होगी या नहीं होगी, दोबारा सुन लें, ये सेम हो सकती है कब, अगर डिविडेंड पेएबल ना दिया हो, और अगर डिविडेंड पेएबल दिया हुआ है तो ये दोनों फिगर सेम नहीं होगी। कौन सी फिगर, चार्ज और पेड। तो यहाँ पे पेएबल दिया हुआ है तो हमने पेएबल का अकाउंट बनाया और पेड हमने उस अकाउंट में रखा। तो रिटेन अर्निंग में चार्ज कितना हुआ था, ₹42,000। ये इंपॉर्टेंट बात है। स्टूडेंट क्या करते हैं, क्योंकि तकरीबन 70% 60% जो है वो सवालात के अंदर डिविडेंड पेएबल नहीं दिया होता, जितना पे होता है उतना ही यहाँ पे चार्ज हो जाता है। तो कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कि यहीं पे 40,000 रुपीज़ रख देते हैं, तो इसकी वजह से आपका कैश फ्लो आउट हो जाता है। ठीक है, तो डिविडेंड पेएबल का हमने साथ साथ इसका अकाउंट की ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि हम ये देख रहे थे कि इसमें कितना। अच्छा, फिर हम बोनस से उसकी तरफ आते हैं। बोनस शेयर्स की डबल एंट्री क्या होगी, हमारे पास यहाँ पे शेयर प्रीमियम नहीं है। अगर शेयर प्रीमियम नहीं है तो इसकी एंट्री बनी होगी जी, शेयर प्रीमियम ना हो तो इसकी बोनस शेयर्स की हमारी क्या एंट्री बनी होगी, इसकी एंट्री बनी होगी रिटेन अर्निंग डेबिट और शेयर कैपिटल इज क्रेडिटेड। तो यहाँ पे बोनस इशू वो कितने का था, 40,000 का। अच्छा, ये वो आइटम है जिसमें कोई कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो बोनस इशू की डबल एंट्री क्या बनी होगी, बोनस इशू की, बोनस इशू की जो है, बोनस इशू की बोनस इशू की डबल एंट्री बनी होगी, यहाँ पे रिटेन अर्निंग डेबिट हुआ होगा और शेयर
कैपिटल क्रेडिट हुआ। क्यों मैं आपके सामने ये एंट्री बना के दिखा रहा हूँ, उसकी इम्पोर्टेंस है। देखें, हम बना रहे हैं कैश फ्लो, इस एंट्री में कोई कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो ये कैश फ्लो में कहीं नहीं जाएगा। सिर्फ ये होगा कि इसके रिटेन अर्निंग में ये डेबिट कर दिया हमने 40,000 रुपये, चेक कर लें 40,000 रुपये हमने ये बोनस शेयर्स को कर दिया। और कैपिटल अकाउंट जो हमारा इंक्रीज़ हुआ था, तवज्जो के साथ देखिएगा, कैपिटल अकाउंट जो हमारा इंक्रीज़ हुआ था, इसका मतलब है कि इसमें 1,80,000 के अंदर 40,000 रुपये वो है जिसमें कोई कैश इन्वॉल्व नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से 40,000 माइनस कर दूंगा, क्योंकि इसको अंदर कोई कैश इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, एक और एंट्री जो है बहुत मज़े की और बहुत अच्छी और थोड़ी सी यूनिक है, जिससे आपकी शायद थोड़ी सी लर्निंग हो, वो है एंट्री नंबर 1, जो कि आपके कैपिटल को अफेक्ट कर रही है। वो क्या है, उसको हम पढ़ लेते हैं और इसकी एंट्री भी हम यहाँ पे साइड में बना लेते हैं। अच्छा, मैं अपने बच्चों को नॉर्मली जो है वो एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी एक्सचेंज की एंट्री आए, सुनिएगा ज़रा गौर से, जब भी एक्सचेंज की एंट्री आए तो हमेशा से एक्सचेंज की एंट्री को डायरेक्ट पोस्ट करने की जगह पे साइड में बना लें, चाहे किसी भी टॉपिक में हो, चाहे वो कैश फ्लो में हो, चाहे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में हो, चाहे आपके पास फाइनल अकाउंट्स में हो, या किसी भी टॉपिक में, इसके अपने फिक्स एसेट्स के अपने टॉपिक में भी हो, उसमें भी आप क्या करेंगे, इसकी एंट्री बना के करें। तो हम एंट्री बना लेते हैं इसकी साइड में और फिर इसकी पोस्टिंग लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एसेट्स जो दिया हुआ है वो बुक वैल्यू पे दिया हुआ है, ठीक है। फिक्स एसेट्स कॉस्टिंग रुपीज़ एक्यूमुलेटेड रुपीज़ 63,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 25,000। तो इसका मतलब है कि इसकी जो बुक वैल्यू बनी हमारी वो है पुरानी मशीन की, वो 38,000, ठीक है। तो 38,000 से ओल्ड एसेट्स की बुक वैल्यू क्रेडिट हो जाएगी 38,000 और वॉज एक्सचेंज विद द न्यू मशीन, तो न्यू मशीन आपकी ऐड हो गई। अच्छा, वो कितने की है, 75,000 की। ट्रेड इन अलाउंस वॉज एग्रीड एट रुपीज 43,000, तो अगेंस्ट 38,000 43,000 आपका ट्रेड इन अलाउंस है, तो इसका मतलब है इसके ऊपर गेन है। गेन ऑन डिस्पोजल इज 38 माइनस 43 माइनस 38, तो इसमें 5,000 रुपये का आपको गेन हो गया, तो 5,000 रुपीज़ इज दी गेन। अब ज़रा तवज्जो के साथ देखना है आपने, तो बाकी का जो अमाउंट होगा वो दिस, अच्छा ये मैं सरप्लस की एंट्री बाद में बताता हूँ। दी सेटलमेंट वॉज मेड बाय इशुएंस ऑफ शेयर्स रुपीज़ 25,000 के और बैलेंस इन कैश। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं एसेट्स को ख़रीदने के चक्कर में मैं शेयर कैपिटल भी इशू कर रहा हूँ और कैश भी दे रहा हूँ। अच्छा, अब बाकी अमाउंट बचती कितनी है, तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो गालिबन ये 32,000 रुपीज़ की अमाउंट आ रही होगी। जी बिल्कुल ठीक है, 32,000। तो 32,000 रुपीज़ जो है उसमें से 25,000 के हमने शेयर्स दे दिए, तो बैलेंसिंग फिगर जो है वो कैश आया, जिसकी अमाउंट 7,000 रुपीज़ आ रही है, ठीक है। तो हम अब अगर आप ये एंट्री ना बनाते तो आप कंफ्यूज रहते कि कैश फ्लो में कितनी अमाउंट है। अब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया कि कैश फ्लो के अंदर इस एंट्री का जो अफेक्ट आ रहा होगा मैं फ़ौरन ले लूँ ताकि कैश फ्लो का ये ओमिशन ना हो। जी, बात आपके समझ में आ गई कि यहाँ पे हम फ़ौरन जो है यहाँ पे ले लेंगे एडिशन, ताकि वो ओमिशन ना हो, ठीक है। तो एडिशन टू फिक्स एसेट्स, तो ये सारे एडिशंस जो है मैं एक साथ जमा कर लेता हूँ। तो कैश इसके अंदर जो इन्वॉल्व हुआ था वो 7,000 रुपये का था। एक तो इम्पैक्ट मैंने ये ले लिया इसका, ठीक है ना, सारी एंट्री का मैं इम्पैक्ट साथ ले लूँ। अच्छा, अब देखें ओल्ड एसेट्स जो डिस्पोजल हुआ है, तो यहाँ पे डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज, और वो कितने की अमाउंट थी, गालिबन 38,000 रुपीज़ की। साथ ही साथ हर चीज़ का इम्पैक्ट हम लेते चले जाते हैं। गेन, अच्छा न्यू एसेट्स जो है, अब अगर मैं ये एंट्री ना बनाता तो कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि एडिशन की अमाउंट जो है वो कैश फ्लो में 75,000 माइनस दिखा देते हैं। ऐसा नहीं है, ये एक्सचेंज के थ्रू ये एडिशन आ गया, ओल्ड एसेट्स आ गया। गेन का इम्पैक्ट आपको सबको पता है कि नॉन कैश इन अदर आइटम में जो है, तो गेन ऑन
डिस्पोजल, इसको एक्सचेंज के थ्रू 5,000 रुपये, ये माइनस हो जाएगा। देन इसके बाद आपका इम्पैक्ट जो है वो गेन हो गया। अच्छा, शेयर कैपिटल जो है आप ज़रा तवज्जो के साथ देखिएगा, क्योंकि देखें इसके अंदर जो शेयर कैपिटल इशू है उसके अगेंस्ट में हमारा नया एसेट्स है, इसमें कोई कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा इशूएंस ऑफ शेयर्स के अगेंस्ट में, ठीक है। तो देयरफॉर हम क्या कर रहे हैं, एक नया एसेट्स खरीद रहे हैं, जैसे भी हमने बोनस शेयर्स में किया था, इसमें भी कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा। कितने में कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा? 25,000 रुपीज़ का जो हमने यहाँ पे शेयर इशू किया था, और कैश का इम्पैक्ट मैं ऑलरेडी आउटफ्लो में ले चुका हूँ। तो इस एंट्री का इफेक्ट जो है यहाँ पे, तो मैंने क्यों इसकी एंट्री यहाँ पे बनाई है, ताकि मेरा शेयर कैपिटल का अकाउंट जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। तो अब अगर मैं शेयर कैपिटल का देखूँ तो मेरे पास शेयर कैपिटल का जो बॉटम लाइन आ रहा होगा या आना चाहिए रुपीज़ 180 में से 40 और इसको माइनस किया तो 1,15,000 रुपये जो है वो आपका इसका गालिबन डिफरेंस आ रहा होगा। इसको चेक कर लें, 180 माइनस 40 माइनस तो 1,15,000 रुपये इज़ दी इशुएंस ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे इशुएंस ऑफ शेयर्स अगेंस्ट कैश भी हुआ है, अगेंस्ट बोनस शेयर्स भी हुआ है और अगेंस्ट फिक्स एसेट्स भी हुआ है। तो बोनस शेयर्स और उसको माइनस कर दिया तो रिमेनिंग हमारे पास 1,15,000 रुपये वो आए जिसमें कैश आपका इन्वॉल्व हुआ था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया हमारा कवर हुआ। इसके बाद रिटेन अर्निंग जो है उसका अकाउंट मैं प्रेफर करता हूँ बच्चों के लिए कि इसका अकाउंट ज़रूर बनाया करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एक चीज़ और थी वो लिखा था सरप्लस ऑन दिस एसेट वॉज ₹5,000। देखिए एक दफ़ा जब सरप्लस अराइज हो जाता है तो सुन लीजिए, यह पूरे आपको FAR 1 में काम आएगा। सरप्लस जब अराइज हो जाता है तो वो 3 सर्कमस्टांसेस में माइनस होता है। पहला आपका डिस्पोजल की वजह से हो सकता है, अगर कोई एसेट बिक गया उसके पास सरप्लस बैलेंस पड़ा हुआ है तो वो भी रिवर्स हो जाएगा। नंबर 2 जो है वो इंक्रीमेंटल की वजह से हो सकता है, और एक अगर कोई अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ हो और अगर उसकी सेम क्लास या सेम एसेट्स अगर उसका डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन सब्सिक्वेंटली हुआ हो तो वो सरप्लस में से हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये 3 सर्कमस्टांसेस में जो है आपका सरप्लस माइनस हो सकता है। तो इसकी एंट्री जो है 5,000 रुपये की वो क्या होगी, तो यहाँ पे सरप्लस अकाउंट जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो डेबिट हो जाएगा, ये रिलीज़ हो जाएगा यहाँ से। तो डिस्पोजल की वजह से सरप्लस का अकाउंट डेबिट हो गया और रिटेन अर्निंग का अकाउंट जो है वो सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन की वजह से, तो इसकी डबल एंट्री क्या बनी है, सरप्लस अकाउंट डेबिट और रिटेन अर्निंग इज क्रिएटेड। तो गालिबन अब आप देखें एंट्री नंबर 1 ये इन ऑल रेस्पेक्ट कंप्लीट हो गई और बड़ी अच्छी एंट्री थी अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो। अच्छा, फिर इसके बाद जो है रिटेन अर्निंग का अकाउंट जो है मैं अगर हम चाहें तो अभी कंप्लीट कर लें या फिर हम उसको बाद में कंप्लीट करेंगे जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आती रहेगी, ठीक है। सरप्लस का अकाउंट जो है यहाँ अगर हम देखें तो मैं काम ये करता हूँ ताकि मेरा ये 2-3 अकाउंट एक साथ कंप्लीट हो जाए। तो फिक्स एसेट्स के अकाउंट को और एडजस्टमेंट नंबर 2 जो है इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, तो इससे मेरा बहुत सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ज़रा तवज्जो के साथ सुनिएगा, जब मैं फिक्स एसेट्स के अकाउंट को कंप्लीट कर रहा होता हूँ तो इसके साथ 2 अकाउंट ज़रूर अटैच होते हैं अक्सर। एक होता है सरप्लस का अकाउंट और दूसरा होता है कभी कभी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट। तो अगर आपने इन दोनों को जो है वो साथ नहीं चलाया तो फिर आपका कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट और सरप्लस का अकाउंट जो है वो बनाया हुआ है। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस मैंने यहाँ रखा हुआ है। अब मैं अगर एडजस्टमेंट नंबर 4 पढ़ता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडिशन टू कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज़ ₹70,000, ठीक है, एडिशन हुआ है। तो अब ज़रा तवज्जो के साथ सुनिएगा, ये एग्जामिनर को आजकल बहुत बहुत और बहुत पसंद है। वो करता क्या है, देखिए नॉर्मल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ये जो आगे का जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना मैं आपको डिस्कस करता हूँ। इसकी एंट्री हो गई एडिशन, नॉर्मल हालात में इसकी एंट्री होनी चाहिए थी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट। बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा बेटा, ये आजकल एग्जामिनर अगर आप पिछले 4 सवाल देंगे तो 3 सवाल में ये एंट्री दी हुई होगी। तो कैपिटल वर्क
कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट हुआ कितने से, 70,000 से। नॉर्मली एंट्री होनी ये चाहिए थी कि कैश क्रेडिट हो जाना चाहिए था 70,000 से, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कहता है कुछ पैसे अभी बाकी भी हैं और वो क्रेडिटर्स के क्लोजिंग बैलेंस में शामिल है। वो कितना अमाउंट शामिल है, तो यहाँ लिखा हुआ है क्लोजिंग क्रेडिटर्स इंक्लूड ₹5,000 ड्यू अगेंस्ट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो 5,000 रुपये इसके अगेंस्ट में बाकी है, तो पे कितना हुआ, 65,000। अब मुझे बताइए कि मैं एडिशन टू कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कैश फ्लो में कितना लूँगा, 70,000 या 65,000। तो जी जनाब, तो मैं यहाँ पे इसको अलग से शो कर दूँ ताकि आपको, या तो फिर मैं यहाँ पे भी शो कर सकता हूँ। चलिए यहाँ शो कर देता हूँ, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ₹65,000। ये इंपॉर्टेंट फिगर है, इसके लिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। साथ ही साथ जो है, अब ज़रा तवज्जो के साथ, बहुत तवज्जो चाहिए मुझे। दूसरा, जब मैं यहाँ पे क्रेडिटर्स का बैलेंस लूँगा, सुनिएगा ज़रा तवज्जो के साथ, क्रेडिटर्स का बैलेंस लूँगा तो 5,000 रुपये जो है ये वो क्रेडिटर्स है जिसका ताल्लुक फिक्स एसेट्स के साथ है, जिसका ताल्लुक एक्सपेंस और रेवेन्यू के साथ नहीं है। तो मैं वहाँ से क्या करूँगा, इसको एक्सक्लूड कर दूंगा, क्योंकि ये जो हम एडजस्टमेंट करते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, उसके अंदर सिर्फ वो एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं जिसका ताल्लुक एक्सपेंस और रेवेन्यू या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम्स है। इसके अलावा जितनी भी आइटम्स इस करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में शामिल होंगे उसको हम वहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है वो सवाल में कि जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स है, तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स का जो बैलेंस आपके पास है यहाँ पे, क्लोजिंग क्रेडिटर्स जो है वो सबसे पहले जो ऊपर दिया हुआ है आपके पास क्लोजिंग क्रेडिटर्स, वो 22,000 रुपये है। ठीक है, 22,000 में से 5,000 वो शामिल है इसको फिक्स एसेट्स के अगेंस्ट में, तो पहले उसको मैं माइनस कर दूंगा और फिर इसके बाद 19,000 से इसका डिफरेंस लूँगा। तो 5,000 को वहाँ से मैंने एडजस्ट किया और 5,000 को यहाँ से एडजस्ट करूँगा, क्योंकि इसका ताल्लुक किसी एक्सपेंस और रेवेन्यू के साथ नहीं है। तो इसका जो नेट डिफरेंस जो है गालिबन वो आपका आना चाहिए ₹2,000। ठीक है, तो 2,000 जो है वो आपका बैलेंस यहाँ पे आ रहा है और क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसमें से आपने माइनस किया तो 17,000 आ गया, 17,000 में से तो क्लोजिंग बैलेंस 17 हो गया और ओपनिंग बैलेंस आपका 19 था, तो 2,000 रुपये से ये डिक्रीज हो गया। तो आप देखेंगे इसका इम्पैक्ट जो है जहाँ जहाँ आना था वहाँ पे मैंने ले लिया। अच्छा, और ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं फिक्स एसेट्स के अकाउंट को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो मेरी एडजस्टमेंट नंबर 4 जो है वो इन ऑल रिस्पेक्ट कंप्लीट हो गई। अब हम चले आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2 की तरफ। एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या कहता है, एडजस्टमेंट नंबर 2 कह रहा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस रुपीज़। अच्छा, देखिए सवाल में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो टिप्स की हैं। आपके पास सवाल में फिक्स एसेट्स 2 तरीके से दिया हो सकता है, एक आपके पास दिया हो सकता है बुक वैल्यू पे, एक दिया होता है कॉस्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताइए किस बेसिस पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे बुक वैल्यू पे दिया हुआ। अगर एक फिगर बैलेंस शीट पे दी होगी तो इसका मतलब है कि वो बुक वैल्यू है। ठीक है, तो अगर बुक वैल्यू पे है तो फिर डेप्रिसिएशन इसी अकाउंट में ही माइनस होगा और डेप्रिसिएशन इसी अकाउंट में ही माइनस होगा और जो एसेट्स बिकेगा उसकी बुक वैल्यू यहाँ से माइनस होगी। ठीक है ना, 2 चीज़ें। तो डेप्रिसिएशन इसी अकाउंट में ही माइनस होगा क्योंकि ये बुक वैल्यू पे दिया हुआ है। तो 42,000 रुपीज़ यहाँ से माइनस किया। अच्छा, मेरी प्रैक्टिस तो नॉर्मल ये है कि मैं फ़ौरन इसका इम्पैक्ट ले लेता हूँ अकाउंट बनाते हुए। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, वरना क्या होता है कि आप उसको भूल जाते हैं, ये मैंने यहाँ पे ले लिया। अच्छा, इज एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ, ये ज़रा सी तफरी की हुई है तो इसका हमारे डेफिनेटली कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन वाज क्रेडिट टू द रिटेन अर्निंग। अच्छा, अब यहाँ पे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की अमाउंट नहीं दी हुई है। ठीक है, अब देखिए ना, ये आप कहेंगे सर वो अमाउंट नहीं है, वो एग्ज़ाम में फ़ौरन बच्चों ने हाथ उठा दिया कि सर वो तो ओमिट हो गया, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। ठीक है ना, अभी करना क्या है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री क्या होगी, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री होगी, जी बताइए कोई, इसकी एंट्री होगी सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग इज क्रेडिटेड। तो सरप्लस ये हो रहा है किसकी वजह से, ये डिस्पोजल की वजह से था और ये हो रहा है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से। अमाउंट नहीं है, कोई मसला नहीं है, बर्दाश्त कर लें। अच्छा, 2 मिनट में बताता हूँ मैं आपको। और
ये अमाउंट सरप्लस में भी जाएगी। तो सरप्लस में इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से ये अमाउंट हमारे पास नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि इम्पेयरमेंट लॉस ऑन वन ऑफ द एसेट्स अगेंस्ट विच नो अपवर्ड रिवैल्यूएशन वाज मेड। तो इसका मतलब कि पहली दफ़ा है तो इसकी एंट्री हो जाएगी, इसकी एंट्री हो जाएगी इम्पेयरमेंट लॉस की। ये आपका ऑलरेडी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चार्ज, वो क्या कह रहा है, ठीक है। तो इसकी एंट्री जो है वो डेफिनेटली इम्पेयरमेंट लॉस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चार्ज हो चुका होगा। तो इसको जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन हमने इसको भी, अच्छा, इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री भी होगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट एंड एसेट्स अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो इम्पेयरमेंट लॉस ₹10,000 और फिक्स एसेट्स अकाउंट इज क्रेडिटेड, इम्पेयरमेंट लॉस ₹10,000, ठीक है। तो इम्पेयरमेंट लॉस प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट और एसेट्स अकाउंट इज क्रेडिटेड। अच्छा, अब चलते हैं हम दो अकाउंट की तरफ। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे कि क्या आपके पास अब जो है ना, यहाँ पे आप यू आर स्टक अप। अब यहाँ पे आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, ठीक है, और ये वाला जो आपका इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन था वो आएगा। तो आप देखें कि आपके पास नेट प्रॉफिट की फिगर दी हुई, अब आपके पास सिर्फ यही फिगर रह गई है। तो क्या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है? तो आंसर इज यस, 87,000। अब कितनी फिगर रह गई? सिर्फ एक ही फिगर रह गई। जब आपके पास एक फिगर रहेगी तो बैलेंसिंग फिगर आपके पास ये आ सकती है, ठीक है ना। तो मैं बैलेंसिंग फिगर जो है इसकी एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और इसको सरप्लस के अकाउंट में डाल देता हूँ। तो इसकी अगर मैं बैलेंसिंग फिगर देखूँ तो रिटेन अर्निंग के अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो है ₹15,000। तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ गई 15,000 और ये यहाँ से भी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ गई है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम ये, अब आप कह सकते थे कि सर ये सरप्लस से भी आ सकता है, सरप्लस से नहीं आ सकता था, क्योंकि यहाँ पे आपका अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ होगा बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि आपका ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से मेरे पास इसकी फिगर आ गई सरप्लस की, और इस सरप्लस के बाद जो है मेरे पास एडिशन की फिगर आ गई। तो अगर मैं सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन के अकाउंट में देखता हूँ तो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर जो है ये आनी चाहिए 25,000, ठीक है। अच्छा, 25,000 की अगर मैं ये अमाउंट ना निकालता तो मेरा फिक्स एसेट्स का अकाउंट कंप्लीट नहीं हो सकता था। तो ये सरप्लस ये अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से हुआ है ₹25,000। तो मेरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट को भी कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है ना, जैसे मैंने आपसे बताया था। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अकाउंट को अगर मैं कंप्लीट करता हूँ तो ये 1 लाख रुपए का बैलेंस है और 75,000 वो ये है। तो इसका मतलब है कि मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ होगा टू फिक्स एसेट्स 25,000। ये भी बैलेंसिंग फिगर है। इसकी डबल एंट्री क्या बनी होगी? इसके अंदर कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ज़रा तवज्जो के साथ सुनिएगा। इसकी डबल एंट्री होगी फिक्स एसेट्स डेबिट और सरप्लस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज क्रेडिटेड। इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ तो ये कैश फ्लो में नहीं जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये सवाल इस तरीके से डेवलप किया गया, इसमें कंटेंट्स सारे हैं तकरीबन, ताकि आपका रिवीजन जो है बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और सरप्लस और फिक्स एसेट्स, और फिक्स एसेट्स में डिस्पोजल, और डिस्पोजल के साथ साथ जो है वो आपका एक्सचेंज एंड सो फोर्थ। तो काफ़ी सारे कंटेंट्स जो हैं वो इसमें दिए हुए हैं। तो इसको आप एग्ज़ाम से पहले भी अगर एक दफ़ा अटैम्प्ट कर लेंगे तो आपका एक बहुत अच्छा रिकैप हो जाएगा। 25,000 ये हो गया आपका, ठीक है। तो क्या मेरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट कंप्लीट हो गया? द आंसर इज यस। क्या मेरा रिटेन अर्निंग का अकाउंट कंप्लीट हो गया? द आंसर इज यस। क्या डिविडेंड पेएबल का अकाउंट कंप्लीट हो चुका था? वो हो चुका था, ठीक है। तो ये गालिबन 45,000 से कंप्लीट हो गया था। क्या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट, ये सॉरी सरप्लस का अकाउंट कंप्लीट हो गया है? द आंसर इज यस। तो मैं टिक लगा देता हूँ ताकि
बार बार जो है ये बॉदर ना करें कि ये। अब मेरे पास जो रह गया वो है फिक्स एसेट्स का। तो इसका मतलब है कि अब जो बैलेंसिंग फिगर आ रही होगी ये वो एडिशन है जिसमें कैश इन्वॉल्व है। तो मेरे पास जो एडिशन जो आ रहा है वो है गालिबन 129,500। ये कैलकुलेशन मैंने इसलिए थोड़ी सी करके रखी ताकि रिकॉर्डिंग टाइम जो है मेरे पास कुछ बच जाए। अब ये एडिशन का फिगर कहाँ जाएगा? तो ये एडिशन का फिगर जो है आपका चले जाएगा ये यहाँ पे, एडिशन टू फिक्स एसेट्स 129। तो गालिबन आपका जो टोटल एडिशन जो बन गया वो बन जाना चाहिए टोटल एडिशन टू फिक्स एसेट्स। मैंने इसको अलग अलग किया हुआ है, यहाँ पे साथ कर दिया। तो इसका जो अमाउंट आ जाएगा वो कर देता हूँ मैं। अब देखें इसकी वजह से जो है तो 136,500 प्लस, अच्छा यही गलती मैंने पहले भी की थी और अभी भी वही गलती कर रहा हूँ। ये एडिशन की जो फिगर है वो 129,500, 136,500 प्लस 65 इज इक्वल टू 201। ये 201,500 ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, चलें ये मेरा काम हो गया इसका। तो यहाँ पे ठीक है। अच्छा ये क्यों हमने किया? तो मैंने कहा कि आपका रिटेन अर्निंग का कंप्लीट हो गया, इशुएंस ऑफ शेयर्स का कंप्लीट हो गया, सरप्लस का कंप्लीट हो गया और साथ साथ मेरे दो बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट कंप्लीट हो गए, फिक्स एसेट्स और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब हम वापस अपने उसी सीक्वेंस में चलते हैं। तो लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन में बेटा एग्जामिनर, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी ऐसा अटैम्प्ट है आजकल जिसमें करंट मैच्योरिटी ना दे। तो जब भी आप लॉन्ग टर्म लोन का अकाउंट बनाएंगे तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप साथ ही साथ जो है ये भी बनाया करें, सॉरी करंट मैच्योरिटी को ऐड करके फिर आप लें। तो मैंने लॉन्ग टर्म लोन का जो है गालिबन अकाउंट बनाया हुआ है। लॉन्ग टर्म लोन का अकाउंट इसलिए बनाया होता है कि अगर इसके अंदर प्लस और माइनस दोनों हो तो एग्जामिनर को शो करके दिखाना ज़रूरी है। तो अगर आप देखें तो आपके पास लॉन्ग टर्म लोन का जो बैलेंस है वो 19 है, प्लस करंट मैच्योरिटी अगर आप देखें तो करंट मैच्योरिटी आपके पास है 6। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करें तो 25 बनता है। इसी तरीके से क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 46 है और यहाँ पे जो है वो 9, तो आपका 55 बन गया। ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन में क्या दे रहा है कि लोन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इस, तो लोन जब रिसीव होगा तो ये इस साइड पे आ जाएगा, रिसीव ₹50,000। फ़ौरन जाके मैं इसको कैश फ्लो में रिकॉर्ड कर देता हूँ लोन रिसीव कितना हुआ है। ठीक है, तो लोन रिसीव जो है, लोन रिसीव इस कितना का हमने, लोन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इज ₹50,000। ठीक है, फिर इसके बाद अब बैलेंसिंग फिगर अगर देखें हम तो इसकी आनी चाहिए लोन की, इसको ऐड करें तो 75,000, 55,000 माइनस करेंगे तो 20,000 रुपीज़ जो है, इसका मतलब है कि हमने लोन रीपे किया था। तो इसमें याद रखने की चीज़ क्या है जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट मैच्योरिटी इसको साथ लेके चलेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा होता ना, ये आप देखिएगा कि अक्सर स्टूडेंट जो है ये फजूल की मिस्टेक है, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो लोन रीपेड जो है वो 20,000 रुपये का है, तो हम कैश आउटफ्लो में ले लेते हैं। लोन रीपेड, लोन रीपेड कितना, 20,000। ठीक है, देखें प्रोविज़न फॉर ग्रेजुएटी जो है ना, मैंने एक दफ़ा रिस्क कवर करने के लिए दे दिया है।
मुझे नहीं पता कि एग्ज़ाम में इसको पूछेगा या नहीं पूछेगा, लेकिन मैंने एहतियातन जो है इसका ट्रीटमेंट आपको दे दिया है। लोन ग्रेजुटी का ट्रीटमेंट आपको समझने के लिए उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे इंटरेस्ट का होता है। आप क्या करेंगे, ग्रेजुटी एक्सपेंस को जो है यहाँ पे, क्योंकि ग्रेजुटी पेएबल जो है वो लॉन्ग टर्म है, तो इसका मैं इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ में नहीं दिखा सकूंगा। तो इसके लिए मेरी मजबूरी ये है कि इसका एक्सपेंस जो है मैं इसको यहाँ पे अलग से ऐड कर दूँ। तो यहाँ पे मैं कैसे करूँगा, जस्ट लाइक इंटरेस्ट, ठीक है ना। इंटरेस्ट जब आएगा तो मैं आपको, तो ग्रेजुटी एक्सपेंस को यहाँ ऐड कर दूंगा और ग्रेजुटी पेड को जो है वो यहाँ पे माइनस करके दिखा दूंगा। ग्रेजुटी पेड जो है अब मैं अगर सिर्फ इसका इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ दिखा देता तो भी मेरा आंसर सेम आता। आप अगर उसका डिफरेंस देखेंगे ना एक्सपेंस का और पेड का, तो वही आ रहा होगा जो यहाँ पे आ सकता था। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे लिखता हूँ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का डिफरेंस, तो ग्रेजुटी पेएबल जो है या प्रोविजन ऑफ ग्रेजुटी जो है वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ नहीं है, जिसका ट्रीटमेंट ये इस तरीके से होगा, एक्सपेंस यहाँ पे ऐड हो जाएगा और पेड यहाँ पे। तो इसके लिए मुझे ग्रेजुटी का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ग्रेजुटी पेएबल का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस मैंने लिया हुआ है। अदर इन्फॉर्मेशन में अगर आप देखें तो एडजस्टमेंट नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है ग्रेजुटी चार्ज टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज ₹3,500। तो ग्रेजुटी ये नॉर्मल एक्रूवल का अकाउंट बन जाएगा। एक्सपेंस डेबिट, पेएबल इज क्रेडिटेड। कितना चार्ज किया हमने, 3,500। क्या करेंगे, जब भी मैंने आपको बताया था कि ग्रेजुटी एक्सपेंस जो है वो यहाँ पे ऐड हो गया और बैलेंसिंग फिगर जो है वो इसकी आ जाएगी। ये रेड पेन से मैंने इसके लिए बनाया क्योंकि ग्रेजुटी पेएबल जो है का अकाउंट आपको नॉर्मली बुक्स में या उसमें नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैंने उसको एम्फेसिस के लिए जो है वो यहाँ पे कर दिया। तो 11,500 और 10,000 इसमें से माइनस किया तो 1,500 हमने ग्रेजुटी पे किया हुआ है। ये पेड की फिगर आ गई। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पेड की फिगर जो है वो हम यहाँ पे ले लेंगे। तो ग्रेजुटी पेड जो है वो 1,500 आ गया। ये मैंने आपके लिए टॉप अप करके एक चीज़ रखी थी ग्रेजुटी को भी, और आप देख रहे होंगे कि सवाल के अंदर काफ़ी क्रेडिटर्स का बैलेंस हम ले चुके हैं। एक्रूड एक्सपेंसेस का डिफरेंस हम सिंपली यहाँ पे ले लें। एक्रूड एक्सपेंसेस का डिफरेंस कितना है, एक्रूड एक्सपेंसेस का डिफरेंस 1,000 रुपये से इंक्रीज हुआ है, 1,000 रुपये से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इंटरेस्ट पेएबल, 3 चीज़ें दोबारा जो भी मैंने यहाँ पे लिखी थी दोबारा समझ लें। टैक्स, इंटरेस्ट और डिविडेंड, अगर ये तीनों के अकाउंट दिए हुए हैं 100% ये अकाउंट बनेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेएबल का अकाउंट लाजमी जाके हमें बनाना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट पेएबल अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट पेएबल का अकाउंट बनाया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस। अब देखें कि मेरे पास फाइनेंशियल चार्जेस जो दिए हुए हैं, तो इट इज़ अज्यूम कि ये सारा का सारा इंटरेस्ट एक्सपेंस है अनलेस कोई इन्फॉर्मेशन अदरवाइज दी हुई हो। तो 18,000 रुपये जो है ये एक्सपेंस हो गया। तो 24,000 माइनस 8,000, तो गालिबन जो है ये 16,000 आपका पेड की फिगर आ गई। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, क्योंकि आपका आईएएस कहता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, तो मैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लेके जा रहा हूँ। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस को यहाँ पे ऐड कर दिया बिल्कुल इसी तरीके से। कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस था, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो था जो यहाँ पे दिया हुआ है वो 18,000 रुपये, और इंटरेस्ट पेड जो है वो आ जाएगा यहाँ पे कितना इंटरेस्ट हमने पे किया हुआ है, तो इंटरेस्ट पेड जो है वो 16,000 रुपये। बात समझ में आ रही है बेटा। तो इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट एक्सपेंस को ऐड करेंगे और पेड को माइनस करेंगे। इसी तरीके से प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का मैं इसमें है नहीं, लेकिन मैं आपको एम्फेसाइज कर देता हूँ और यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ। तो इनकम टैक्स पेएबल का अकाउंट यहाँ पे बनाया हुआ है। अगर आपके पास एडवांस इनकम टैक्स दिया हुआ हो तो इसको भी इसी अकाउंट में ही चलाएंगे और एडवांस टैक्स का कैरी डाउन यहाँ पे रख देंगे
और ब्रॉट डाउन यहाँ पर रख देंगे, बाकी अकाउंट ये सेम होगा। तो जब भी आप टैक्स का अकाउंट बनाया करें पेएबल का, तो आप साथ साथ इसको भी ज़रूर देखा करें। तो 23,000 जो है आपके पास एक्सपेंस के फिगर दिया हुआ है। तो अगर मैं 23,000 को इसमें ऐड करूं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में, तो ये 39,000 हो गया, माइनस 19,000, तो गालिबन ये 20,000 रुपये इनकम टैक्स पे किया हुआ है मैंने। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर मेरे पास आ गई। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? अच्छा, अब मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर मेरे पास दी हुई थी 1,10,000 रुपये। अब मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ 1,10,000 रुपये, और इनकम टैक्स पेड की फिगर जो है, जो मैंने अभी निकाली है, वो ₹20,000 रुपये, वो इनकम टैक्स पेड यहाँ पे ले लेता हूँ। इनकम टैक्स पेड 20,000 रुपये, ये मैंने यहाँ पे रख लिया। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद डिविडेंड पेएबल का अकाउंट हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब ऐसे साइड पे आ जाइए। आपने देखा कि हमने एक सीक्वेंस से चलते रहे, सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट हमने एक साथ कर लिया। मैं बजाय इसके कि एक्टिविटी बेस्ड चलूँ, मैं नॉर्मली जो है वो आइटम वाइज चल रहा होता हूँ। अब बहुत थोड़े से आइटम्स रह गए। अब फॉर एग्जांपल फिक्स एसेट्स हो गया, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, डेफर्ड कॉस्ट किसी भी नाम से हो, ठीक है ना, इसका मतलब है कि डेफर्ड कॉस्ट जो है वो एमोटाइज हुआ होगा। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो 5,000 रुपये से ये कम हो रहा है, तो 5,000 रुपये से इसका अमाउंट, और एमोटाइजेशन का ट्रीटमेंट और डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट इज सेम। तो एमोटाइजेशन, इससे देखिए फ़ायदा क्या हुआ कि हर आइटम का जो मूवमेंट है वो आपके हाथ में पकड़ में आ जाएगा। तो एमोटाइजेशन का जो डिफरेंस है ₹5,000, वो यहाँ पे आ गया, ऐड हो गया। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि IAS 40 गालिबन 40 है आपका, तो वो जो है उसके बेसिस पे एग्जामिनर आपसे कोई ना कोई चीज़ें पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा पिछले 1-2 अटेम्प्ट पहले भी बात की थी, तो यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अकाउंट भी बनाया हुआ है, और ज़रा सा देखिएगा, और एग्जामिनर ने भी उसको मेंशन कर दिया था, मैंने भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। वो क्या है ज़रा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट कहाँ गया? इन्वेस्टमेंट का अकाउंट नहीं बना हुआ। ठीक है, बना लेते हैं मेरे ख्याल से। इन्वेस्टमेंट का अकाउंट, अच्छा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अकाउंट जो है वो अगर आप देखें तो लास्ट टाइम से जो है वो जो, अच्छा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई। उसमें ये दिया हुआ है कि अदर इनकम इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट जो है मैं ये कर देता हूँ कि IAS आपका वो ये कहता है कि इसको मैं इंटरेस्ट इनकम ट्रीट कर लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर इंटरेस्ट या डिविडेंड। तो IAS 7 ये कहता है कि नेट प्रॉफिट शुड बी बिफोर टैक्स इंटरेस्ट एंड, तो इंटरेस्ट रिसीव एंड पेड दोनों से पहले। तो इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर, ये सिर्फ डिस्क्लोजर के लिए। क्या कर रहा हूँ मैं? इंटरेस्ट, ये ज़रा तवज्जो के साथ देखिएगा, इंटरेस्ट इनकम फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। इंटरेस्ट इनकम को जो ऐड हो गया, इसको मैं यहाँ से मैं सॉरी यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम को यहाँ से मैं लेस कर देता हूँ। कितना इंटरेस्ट शामिल है इसके अंदर? 4,800, फाइन। और इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कितना इंटरेस्ट रिसीव है? 6,000 रुपये। अब देखिए, आप कहेंगे सर फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ा, तो फर्क डिस्क्लोजर का पड़ता है और एग्जामिनर ने इसके 1 नंबर रखे होंगे। ठीक है, तो एग्जामिनर ने जो इसके 1 नंबर रखे होंगे वो हमने यहाँ पे
मेरे ख्याल से ये फिगर 4,800 होनी चाहिए थी, 6,000 नहीं होनी चाहिए थी, 4,800 की फिगर है, ठीक है, 4,800 की फिगर है। मेरा ख्याल है कि मज़ीद 10 मिनट में जो है हम इस सवाल को कंप्लीट कर पाएंगे, तो किसी को उकताने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आप भी वो रहें। और ख़ैर आपके पास बार पे भी आ रहा होगा कि कितनी देर आपको और बर्दाश्त करना है, तो 10 मिनट और बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होगा तो 15 मिनट। इससे कोशिश तो करता हूँ कि इसको जल्द से जल्द हम कंप्लीट कर लें। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वो हमारा अच्छा, अब क्या हुआ, ये तो खैर हमारा इनकम की बात हो गई। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे एक तो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जगह, तो यहाँ पे क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, तो इसका मतलब है कि एडिशन हुआ होगा, बिल्कुल ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर जो एडिशन हुआ है वो कितने का है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप देखें तो एडिशन जो हुआ है वो है 16,500 का। तो एडिशन टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मैं काम करता हूँ, आपको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ में आ जाए तो मैं काम ये करता हूँ, इसका टी अकाउंट बना देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़रा अच्छी तरीके से। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, एग्ज़ाम में आप बेशक इसको ब्रैकेट में दिखा दीजिएगा। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो मेरे पास दिया हुआ था 30,000 रुपये का, कैरी डाउन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 46,500 का। अच्छा, फिर क्या कहता है, अदर इनकम ऑल्सो इंक्लूड ₹6,000 ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब बिल्कुल वाजे तौर पे तो इसकी एंट्री क्या बनी होगी, इसकी एंट्री बनी होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज डेबिटेड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय ₹6,000। अब मुझे बताइए क्या इसमें कोई कैश इन्वॉल्व हुआ है, इसमें कोई कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ, लेकिन इसके अंदर ये एडिशन हुआ है, ठीक है ना, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले गया होगा और इसमें कोई कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो कैश फ्लो में ये शो नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि जो रिमेनिंग आपका जो इंक्रीज हुआ है वो एडिशन है जिसमें कैश इन्वॉल्व हुआ होगा। तो जो रिमेनिंग आपका जो एडिशन हुआ है वो है गालिबन 10,500। अब आप इसका टोटल करें तो आपको 46,500 और 46, तो बैलेंसिंग फिगर हमारी आई थी। तो ये एग्जामिनर ने इससे पहले पूछा था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के हवाले से। अब इसमें आपके IAS 20 की जो IAS 40 की जो अंडरस्टैंडिंग भी होगी तो उसके ऊपर आपसे और भी चीज़ें मालूम कर सकता है। तो एडिशन टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो आ जाएगा आपके पास, एडिशन टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, नोट का रेफरेंस आप दे दें, ₹10,500 गालिबन, ठीक है, ये माइनस में आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, तो फिर इसके बाद क्या है आपके पास, स्टॉक। एक आखिरी इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई है डेटर्स की, वो सिर्फ आपको समझाना है और इसके बाद आपकी छुट्टी, ठीक है। तो ये आपका स्टॉक जो है, स्टॉक के अंदर आपका इंक्रीज हुआ है गालिबन 4,000 से, देख लें 4,000 से हुआ है, ठीक है। फिर देखें डेटर्स का केस बड़ा बहुत मुश्किल नहीं बनाया, इसको जितना मुश्किल बना सकते हैं हम बना सकते हैं, लेकिन डेटर्स का आपके पास नंबर 1 तो क्या है, आप यहाँ पे 2 केस हो सकते हैं, एक हो सकता है सिर्फ प्रोविजन की फिगर और एक हो सकता है राइट ऑफ भी। तो यहाँ पे मैंने प्रोविजन का भी दिया हुआ है और राइट ऑफ भी दिया हुआ है। जब पहले तो आप क्या करेंगे, प्रोविजन के थ्रू इसका ग्रॉस बैलेंस निकालेंगे। तो मैंने क्या कहा हुआ है यहाँ पे कि आपके पास देखें, सबसे पहले तो आपको ये पिक करना है कि ये जो बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है ना, ये ग्रॉस है या नेट है। तो आपके पास जब एक फिगर दी हुई होती है और प्रोविजन का फिगर होगा तो इसका मतलब है कि ये नेट ऑफ करके दिया हुआ है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ग्रॉस कर रहा हूँ। ग्रॉस करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि नंबर 3 के अंदर कि बैड डेट्स इज एस्टिमेटेड एट द रेट ऑफ 5% फॉर बोथ ईयर्स। अब अगर सिर्फ लिखा हो बैड डेट्स एस्टिमेटेड एट द रेट ऑफ 5%, तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि दोनों साल या पिछले साल। अब एग्जाम में आप दोनों साल की अजम्पशन ले लेंगे तो भी ठीक होगा, अगर
ईयर एंड पे ले लेंगे तो भी ठीक होगा, ठीक है ना। ये अजम्पशन बेस आपको लेना चाहिए उसूलन। तो अब ये मैंने इसीलिए यहाँ पे क्लियर कर दिया ताकि झगड़ा ना हो। अच्छा, ये क्योंकि आपके पास जो है अब इतनी मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए कि ये जो अमाउंट आएगी या ये अमाउंट आएगी, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस अमाउंट को निकाल के दूं तो 23,000 ये आपका जो अमाउंट रिप्रेजेंट कर रहा था वो 95% था, ठीक है ना। तो अगर ये 95% था तो 100% कितना होगा, वही आ जाएगा। और अगर ये फिगर आपको निकालनी है तो 23,000 डिवाइड बाई 95 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। इसको अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि नॉर्मली डेटर्स में से इसको माइनस करते हैं, लेकिन हम ये रिवर्स चल रहे हैं तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं, इसमें हम इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास ग्रॉस फिगर जो आ गई ये इसकी ग्रॉस फिगर आ गई है, ठीक है। अकाउंट, अच्छा अब अगर हमारे पास ये राइट ऑफ की बात ना करता तो हम इस दोनों का ग्रॉस का डिफरेंस ले लेते डेटर्स में, और बैड डेट्स का जो है इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंगली ले लेते। लेकिन मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एरर फ्री काम कराने के लिए एक चीज़ समझाता हूँ, और वो क्या है कि आप डेटर्स का अकाउंट और प्रोविजन का अकाउंट लाजमी बना लें, इससे आपकी एरर जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो देखें क्या कहता है वो, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ इस 1200, तो जब रिटर्न ऑफ हुआ है तो इसकी डबल एंट्री क्या बनी होगी रिटर्न ऑफ की, प्रोविजन अकाउंट डेबिट और डेटर्स अकाउंट इज क्रेडिटेड 1200। तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ गई। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना चार्ज हुआ होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो चार्ज हुआ है वो अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो प्रोविजन फॉर इसमें जो चार्ज हुआ है 1253, ये फिगर जो है मेरी फॉरन ले लेता हूँ मैं ताकि आपको हाथों हाथ पता चले। तो जैसे हमने डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट लिया होता है तो बैड डेट्स एक्सपेंस जो चार्ज हुआ है 1253, और डेटर्स का फिर हमारा अगर हम बैलेंसिंग फिगर देखेंगे तो उसमें आ जाएगा इंक्रीज और डिक्रीज कितना हुआ था। तो डेटर्स का अगर हम यहाँ देखें तो नेट इम्पैक्ट जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, तो डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। तो डेटर्स का जो इंक्रीज हो रहा है वो 2253 का इम्पैक्ट आ रहा है, 2253 का ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इस इंक्रीज को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, डेटर्स का जो इंक्रीज है वो कहाँ गया, यहाँ पे आ जाएगा। डेटर्स का इंक्रीज हुआ है, तो डेटर्स का जो इंक्रीज हुआ है वो बाय ₹2253 इंक्रीज हुआ है, तो ये यहाँ से माइनस हो जाएगा। फिर आप आइए कहाँ पे, प्री पेमेंट्स। प्री पेमेंट्स जो है ₹2000 से इंक्रीज हुआ है, प्री पेमेंट्स 2000 से इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे गालिबन आपकी सारी आइटम्स कवर हो गई हैं। अब मैं आखिरी में एक चीज़ लेके और इसकी टोटलिंग कर देता हूँ आपको जी। ये आपके पास आ जाएगा नेट कैश फ्लो। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं है तो सिर्फ मेरे पास क्या है, कैश है। तो ओपनिंग कैश जो मेरे पास पड़ा हुआ है वो 12,000 रुपये का है, और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो क्लोजिंग कैश जो है वो मेरे पास 22,000 रुपये का है, और प्लस 15,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है, तो ये हो गया 37,000। मीन्स वॉट, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास 25,000 से नेट कैश इनफ्लो हुआ होगा, ठीक है। चलें, अगर हम क्विकली जो है इसके टोटल्स कर लें तो इसका टोटल गालिबन जो है वो 63,953 आना चाहिए, और करंट एसेट्स का नेट टोटल माइनस में आ जाएगा, तो ये माइनस आ रहा है 8253। फिर इसके बाद जो है इसमें माइनस हो रहा है 1,000 रुपये से, तो नेट टोटल आपके पास आ जाना चाहिए 92,000। ये आ गया। फिर इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपके पास
नेट जो है वो 212 गालिबन 212,000 212 आ नहीं रहा, ये है माइनस में, ठीक है। तो 10,500, अच्छा ठीक है, 2,000 ये माइनस में आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो है 145,000, ठीक है, बिल्कुल 145,000। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये हो गया था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वो था हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और पहली वाली जो एक्टिविटी थी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आप इन सब का टोटल करेंगे तो इज़ इक्वल टू 25,000। तो ये बेटा आपका कैश फ्लो जो है इस तरीके से टैली हो जाता है। तो आपने देखा कि इसके अंदर काफ़ी सारी, मतलब एक आध दो नहीं, काफ़ी सारी आइटम्स हैं वो दी हुई थी। तो इस सवाल को अगर आपने ख़ुद से करके फिर अटैम्प्ट करें तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। और अगर आपने इसको अटैम्प्ट इस वीडियो के साथ किया हुआ है तो फिर आपसे एक दफ़ा रिक्वेस्ट ये है कि एक दफ़ा लाजमी इस सवाल को फ़ौरन नहीं, तकरीबन 15 दिन के बाद जो है अगर आप ख़ुद से अटैम्प्ट कर लें तो जो उस वक्त आपको एडवांटेज मिलेगा वो इंशाल्लाह जो है मेरे इस वीडियो की रिकॉर्डिंग का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा कि आपकी ग्रोथ होगी और फिर इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं भी निकलेंगी। तो हर लेक्चर में मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों के साथ कि आप डेफिनेटली जो है इसका रिवॉर्ड मुझे एक ही सूरत में दे सकते हैं। कीप मी इन योर प्रेयर्स, बेस्ट ऑफ लक।